हेलो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राजकमल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। तो आज मैं लेके आया हूँ 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री से एनसीईआरटी से। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये इस फर्स्ट लेक्चर में इस पूरे टॉपिक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। या मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और मेरे वीडियो को शेयर भी करें, ताकि जो भी आपके साथ स्टूडेंट पढ़ने वाले लोग हैं वो अच्छे से टॉपिक को समझ सकें और एग्ज़ाम में एक बेहतर रिजल्ट ला सकें। तो देखते हैं, चलते हैं टॉपिक की ओर। और टॉपिक बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। टॉपिक में क्या है, बहुत ही इजी तरीके से। तो देखते हैं। तो पहली बात करें, यदि इंट्रोडक्शन की बात करें, परिचय की बात करें, तो परिचय में क्या है कि अगर हम प्रत्येक वस्तु की बात करें तो प्रत्येक वस्तु आपकी तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो द्रव्य होती है, कोई भी द्रव्य होता है उसके दो गुण होते हैं, एक होता है उसका भौतिक गुण और एक होता है रासायनिक गुण। तो उसमें दो परिवर्तन होते हैं, या तो उसका भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन की बात करें तो उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जैसा आपका पदार्थ पहले था वैसा ही रहता है। उसका कलर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लेकिन वैसा ही रहेगा। और ये अस्थायी पदार्थ होता है, कहने का मतलब अगर ये दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है तो हम दोबारा से उसी चीज़ में से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये होता है आपका भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो उसमें रंग, रूप, नाम सब कुछ बदल जाता है। जैसे कि दूध से दही बनना, दही से दूध नहीं बना सकते लेकिन दूध से दही बना सकते हैं। कागज़ जल जाए, कागज़ से राख बन गया लेकिन राख से कागज़ नहीं बनता है। तो ये क्या है, आपके रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, क्लियर, ओके। तो इसके बाद यदि बात करें हम, मेन जो पॉइंट स्टार्ट होता है टॉपिक का वो होता है यहाँ से रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है कोई भी दो चीज़ मिलकर एक नए एलिमेंट्स का या नए तत्व का निर्माण करें या नए पदार्थ का निर्माण करें, वो आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर आपके जल का बनना, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, अमोनिया का बनना। तो ये सारे क्या आपके रासायनिक प्रक्रिया। जैसे कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों के पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, यानी एक या एक से अधिक पदार्थ पुनर्व्यवस्थित होकर एक दूसरे से अभिक्रिया करके आपस में मिलकर बॉन्ड बनाकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कार्बन लिखा है, ये क्या आपका कार्बन है, ये क्या ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। यानी कार्बन कोई भी वस्तु है उसको जलाया तो उसमें से क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, देन उसकी बात करें H2 प्लस O2, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, जल बनाया। तो ये नई चीज़ों का निर्माण हो रहा है ना। तो ये क्या आपका दो चीज़ों से मिलकर बना है, तो ये क्या आपका रासायनिक समीकरण है। क्या है, सॉरी, रासायनिक समीकरण। ठीक, तो इसके बाद ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण का मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो आप एलिमेंट्स ले रहे हैं, जो आप तत्व ले रहे हैं, उन सभी को उनके नाम के अनुसार, जैसे कोई गैस है तो गैस के अनुसार लिखें, कोई द्रव है तो द्रव लिखें, कोई ठोस है तो ठोस लिखें, इसके अनुसार अगर व्यवस्थित करें एक क्रम में तो वो क्या कहलाता है, आपका रासायनिक समीकरण। क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। यानी इसकी डेफिनेशन देखें, आपका रासायनिक समीकरण यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों तथा बनने वाले पदार्थों सूत्र या संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, आपका रासायनिक समीकरण। यानी कोई भी आपका पदार्थ है और कोई भी आपका उत्पाद बन रहा है, अभिकारक और उत्पाद वो क्या है, लिक्विड अवस्था में है या फिर वो ठोस अवस्था में या वो गैसीय अवस्था में, जिससे कोई भी आपका उत्पाद बनना है, लिक्विड अवस्था बनना है या ठोस अवस्था बनना है या द्रव अवस्था बनना है, तो वो उसके अनुसार उनको संकेतों या चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो वो क्या होगा, आपका रासायनिक समीकरण। ठीक, रासायनिक समीकरण। जैसे कि यदि बात करें Mg आपका ठोस अवस्था में, HCl यहाँ पर लिक्विड अवस्था में, तो मैंने यहाँ पर Mg को S लिखा है, 2HCl को L लिखा है।
तो यहाँ इसे एस से, यहाँ एल से, क्योंकि ये ठोस है और एक क्या है, द्रव है, ठीक है। तो MgCl2 जो इससे मिलकर बना है वो क्या आपका ठोस बना है, और H2 मिलकर क्या बना है आपका गैस बना है। तो इनको संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया, यहाँ पर एरो को यूज किया गया है। तो ये सारी जो घटनाएं की गई है ये सब मिलकर के आपका रासायनिक समीकरण। आगे वाले इनको क्या कहते हैं हम, अभिकारक, क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो बनता है आपका बाद में उसे बोलते हैं उत्पाद। यानी जैसे कि बात करें, आप चाय बनाते हैं तो चाय में क्या किया कि आपने चीनी डाली, दूध डाला, नमक डाला, ये तो सारी चीज आपकी क्या होगी, अभिकारक होगी। लेकिन आपको बाद में मिला क्या, चाय मिली ना, एक वर्ड मिला चाय, तो वो क्या हो गया आपका उत्पाद। क्या हो गया उत्पाद। जैसे सब्जी बनाते तो मसाले मिलाते बहुत सारे, तो वो क्या है आपके अभिकारक है, लेकिन बाद में क्या मिलता है, सब्जी मिलती है, वो क्या हो गया आपका उत्पाद। तो यानी जो आगे पहली वाली चीज होती है वो होती है आपके अभिकारक। देन उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है, जो भी क्रिया करके प्राप्त होता है उसे बोलते हैं हम उत्पाद। तो देखते हैं इससे आगे और भी बहुत सारी अभिक्रिया हैं, तो वो देखते हैं, चलते हैं अभिक्रियाओं की ओर। हाँ तो दोस्तों देखते हैं आपका जो मैंने बोला था अभी, कंकाली रासायनिक समीकरण। इसके बाद क्या था आपका कंकाली रासायनिक समीकरण, यानी ऐसा रासायनिक समीकरण जिसको संकेतों या चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करें, लेकिन वो असंतुलित होना चाहिए। यानी उसमें जो अणु हैं, किसी भी तत्व या यौगिक के अणु हैं या परमाणु हैं, वो बराबर संख्या ना हो उत्पाद और अभिकारक में, तो उसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी क्या लिखा है कि जब किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को चिन्हों द्वारा लिखते हैं तो उसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। चिन्हों द्वारा लिखते हैं तो उसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है H2 प्लस O2 H2O, H2 प्लस O2 एरो H2O। तो ये जो समीकरण आपका कैसा है, कंकाली है, क्योंकि इसमें ये संतुलित नहीं है। क्या नहीं है, ये संतुलित नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। देखते हैं, यानी ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब इसमें जो आपके अभिकारक और उत्पाद हैं वो दोनों संख्या समान होनी चाहिए, यानी अभिकारकों की संख्या भी समान होनी चाहिए और उत्पादों की संख्या समान होनी चाहिए। यानी उसमें जो आपके तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनकी संख्या यानी सब परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तब वो समीकरण क्या कहलाएगा आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। दैट इज एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे कि CuH2SO4, ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये वाला Zn प्लस के H2SO4, तो ZnSO4 प्लस के H2। तो यहाँ पर देखो Zn एक है, यहाँ भी Zn एक है, SO4 एक है, SO4 एक है, H2 दो हैं, H2 दो हैं। तो ये जो समीकरण है वो कैसा है, संतुलित है। कैसा है, संतुलित। ये तो यहाँ तक बात हो गई दोस्तों, लेकिन इसके बाद जो पॉइंट आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रासायनिक समीकरण संतुलित करते कैसे हैं, करते कैसे हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल आता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका तरीका क्या है। बहुत ही आसान तरीका है संतुलित करना, बस एक बार आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस प्रकार से संतुलित करते हैं, ठीक है। पहले मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ, देन उसके बाद विधि के साथ समझाऊंगा किस प्रकार इसको संतुलित करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये मैंने एक रिएक्शन लिखा है, Cu प्लस H2SO4 एरो CuSO4 प्लस के SO2 प्लस के H2, यानी Cu प्लस H2SO4 एरो CuSO4 प्लस के SO2 प्लस के H2। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि जो आपका यौगिक है उसमें तत्वों की संख्या देखेंगे, सॉरी परमाणु की संख्या देखेंगे। तो आपको क्या करना है, एक साइड ऐसे कॉलम बनाना है, एक साइड लिखना अभिकारक, एक साइड क्या लिखना है उत्पाद। इसमें देखो क्या क्या है, Cu है, H है, SO4 है। तो आपने Cu लिख लिया अलग, H लिख लिया अलग,
एस लिख लिया अलग और इसमें क्या ओ है, ओ लिख लिया अलग। Cu की संख्या कितनी, एक, एक करो। H की संख्या कितनी, दो, दो करो। S की संख्या कितनी है, एक, एक करो। SO4 यानी O की संख्या कितनी, चार, चार करो। इधर देखते हैं आपके उत्पाद में Cu कितना है, एक है कोई दिक्कत नहीं। S कितना है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है यानी बढ़ गया दो। O कितने हैं, चार, तो छः, एक सात। O कितने इधर, सात, इधर कितने, चार यानी तीन चाहिए। और H कितने हैं, दो। H कितने हैं, दो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर अभिकारक में इधर आपके इधर इतने परमाणु है और उत्पाद में आपके इधर परमाणु है, यानी अभिकारक में इधर है और इतने हैं और उत्पाद में आपके इतने हैं। यदि हम नए, ये पुराना है, ये आपका पुराना समीकरण, नए समीकरण की बात करें, यदि यहाँ पर मैं जो आपका H2Cu लिख लो, ऐसे समीकरण लिख देते हैं दोबारा, H2SO4 एरो CuSO4 प्लस के SO2 प्लस के H2। हमें पहले किसकी संख्या बराबर करनी, S की। तो S की संख्या बराबर करने के लिए यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, दो को। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी कितना करना पड़ेगा, दो का करना पड़ेगा। यानी जैसे ही आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे आपको उस एलिमेंट्स के पूरे भाग में आपको आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पर आपके S कंप्लीट हो गई, दो हो गई, इधर एक S है, इधर एक S है, दो कंप्लीट हो गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, दो दूनी चार। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, दो दूनी चार। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, दो हैं, यानी इधर हाइड्रोजन दो हैं, इधर भी हाइड्रोजन दो हैं। लेकिन यहाँ पर दो का मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी कितने का मल्टीप्लाई हो गया, दो का। तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, तो हमें इधर भी कितने का मल्टीप्लाई करना, बराबर करने के लिए दो का। तो यहाँ पर भी हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दो का। जैसे जैसे इसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसी प्रकार इन एलिमेंट्स को देखते जाएंगे किस की संख्या बढ़ रही है, किसकी संख्या कम हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने H को बराबर कर दिया, S को बराबर कर दिया, आपने यहाँ H को बराबर कर दिया, S को बराबर कर दिया। इसके पश्चात यदि O की Cu तो एक है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमें कोई चेंजेसन नहीं करना है। यदि हम बात करें, किसकी बात करें, O की बात करें, तो चार का मल्टीप्लाई हुआ था, चार दूनी कितने हो गए, आठ। इधर O आठ हो गए, इधर कितने हो गए, आठ। तो इधर O कितने हैं, चार, इधर कितने हैं, सात। अब देखते हैं इधर कितने हैं, चार, चार दो छः, छः दो आठ, छः दो आठ। तो इधर भी वो कंप्लीट है। तो ये दोस्तों हमारा रासायनिक समीकरण क्या है, कंप्लीट है। अभी एक समीकरण से समझ में नहीं आएगा, दो तीन समीकरण और करते हैं स्पीड के अंदर, तो देखते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। ओके चलो। तो देखिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो पहले फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए। किसके लिए, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखते हैं यहाँ पर C कितना है, एक है, यहाँ पर भी C एक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर O कितने, चार है, यहाँ पर कितने, दो, यहाँ पर कितना है, एक। तो यानी इधर हमें दो और चाहिए तब चार होंगे। H कितने हैं, चार हैं, यहाँ पर कितने, दो। तो देखो दोस्तों यदि मैं इसमें दो का मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर दो का मल्टीप्लाई कर दूँ केवल, तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यानी समीकरण ऐसा था, ऐसा था, हमने क्या किया, CH4 प्लस 2O2 एरो CO2 प्लस की 2H2। केवल हमने यहाँ पर दो का मल्टीप्लाई किया और बाकी सभी संख्या पहले से संतुलित थी। यहाँ पर दो का मल्टीप्लाई करने से H और O आपके कंप्लीट हो गए। क्लियर। तो थोड़ा आपको माइंड लगाना पड़ेगा चीज़ों को सोचने में, कि देखना पड़ेगा इसमें इतनी ये ज़्यादा है, इसमें इतना कम है या ये ज़्यादा है। ठीक है। ऐसे इधर देखो, यहाँ पर कितना Fe है, H2O, तो Fe प्लस के H2O एरो Fe3O4 प्लस के H2। तो यहाँ देख सकते हैं Fe इधर एक है, इधर कितना, तीन है। तो मैं इधर तीन का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये संख्या बराबर हो जाएगी, बराबर हो रही। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर वो कितने हैं, चार हैं, यहाँ पर वो कितने, चार,
यहाँ कितना आपका 1 है, तो मैं अगर बाहर 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ, O बराबर हो गई, यानी F बराबर हो गया और आपका O बराबर हो गया। बचा क्या आपका, यहाँ पर कितने 4 दूनी 8, यहाँ पर कितने दिखाई दे 2, तो यहाँ पर कितने का कर दो 4 का, तो 4s2। तो ये आपका समीकरण संतुलित हो गया। बहुत ही आसान है, बस आपको देखना है कि करते कैसे हैं। एक दो बार आप लिखेंगे कॉपी में समझ जाएंगे। तीसरा देखते हैं, HNO3 प्लस के COOH का होल ट्वाइस एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस के H2। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखो HNO3 आपके H कितने, 1 2 का इसमें मल्टीप्लायर होता है 2 और 1 3, इधर कितने हैं आपके 2 हैं, यानी इधर 3 हैं, इधर कितने 2 हैं, यानी हाइड्रोजन की कमी है। इधर NO3 की बात करें तो यहाँ पर NO3 2 है, यहाँ पर कितना 1 है, यानी पूरा NO3 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितने हैं 2 हैं, ठीक है। और Ca की बात करें, Ca यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कितना है 1 है। यदि हमें NO3 दोनों और बराबर करने हैं तो इधर कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, कितने का करना पड़ेगा 2 का। तो ये आपके NO3 और Ca, इधर आपका Ca कितना है 1 है, NO3 कितना हो गया 2, Ca 1 है और NO3 कितने हो गए 2, ठीक है। अब आपका क्या बचा है, अब आपका बचा है ये वाला पार्ट, हमें अब ये वाला पार्ट संतुलित करना है। तो देखो ध्यान कैसे लगाएंगे, यहाँ पर H कितने 4, कितने हैं 4, कितने हैं 4, यहाँ पर O कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं आपके 2, 4 सॉरी ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2, तो 4 सॉरी 2 2 4 और ऑक्सीजन 2 गए, तो यानी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन कितने 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन कितने 2 है। दोबारा से देखो 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो रहा है, तो ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन 2। यदि मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 दूनी कितने हो गए 4 और ऑक्सीजन कितने हो गए 2, इधर भी ऑक्सीजन कितने 2, हाइड्रोजन कितने 4। तो अब ये जो आपका समीकरण वो क्या है संतुलित है, क्या यह समीकरण आपका संतुलित है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपके ये समीकरण संतुलित समझ में आएगा होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछी जाती है, संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया, क्लियर है। तो देखते हैं इन अभिक्रिया के बारे में, तो इनको नोट करिए अपनी कॉपी में। देखते हैं आपकी जो पेपर में काफ़ी इम्पोर्टेंट अभिक्रिया होती हैं, रिएक्शन देखने के लिए मिलती है, काफ़ी बार कई बार आती हैं और देखी भी गई हैं पेपर में। तो पहले देखते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलाने पर केवल एकल उत्पाद का निर्माण हो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कोई भी अभिकारक ले रहे हैं, एक से अधिक अभिकारक हैं, तो उनको मिलाने पर केवल एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है, केवल एक ही चीज प्राप्त हो रही है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। देखते हैं इसके एग्जाम्पल कुछ, जैसे मैंने 4Na+KO2 यानी सोडियम या ऑक्सीजन, तो क्या बना आपका सोडियम ऑक्साइड यानी Ne2O, इसे क्या बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 अलग अलग हैं, तो 2 अलग अलग से आपको एक चीज प्राप्त हो रही है, एक अलग ही चीज प्राप्त हो रही है, तो ये कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया। दूसरा एग्जांपल देखो, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, तो सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये भी आपका एक किसका एग्जाम्पल है आपका संयोजन अभिक्रिया। जैसे कार्बन प्लस O2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। जैसे यहाँ पर 2H2 + O2, तो यानी जल प्राप्त हुआ। यानी 2 या 2 से अधिक चीज मिला रहे हैं आप, तो आपको केवल एक ही चीज प्राप्त हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद देखते हैं दूसरी पॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। तो देख तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक से एक या एक से अधिक उत्पाद प्राप्त हों तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है कोई आपके पास एक वस्तु है या कोई भी एक चीज़ है, उसको यदि आप गर्म कर रहे हैं या अपघटित कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो उसमें से अलग अलग चीज़ प्राप्त होनी चाहिए।
अलग अलग चीज़ प्राप्त होगी, तो वो जो अपक्रिया का मेथड होगा वो क्या, कौन सी अपक्रिया कहलाएगी, उस अपक्रिया का नाम दिया जाएगा अपघटन या वियोजन अपक्रिया। अपघटन या वियोजन अपक्रिया। ठीक है, देखो कैसे, यानी ये जो एग्जाम्पल दे रखा है आपका, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है 2FeSO4, इसको हमने ऊष्मा दी तो ये फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहाँ पर जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं आपको अलग अलग, ऐसा नहीं है कि सभी प्रोडक्ट एक जैसे, यानी अलग अलग प्राप्त होंगे। अलग अलग प्राप्त होने के कारण इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि PbNO3 का उल्टाइस, जिसे लेड नाइट्रेट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, PbNO3 का उल्टाइस को लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट को आपने ऊष्मा दी तो लेड ऑक्साइड यानी Pb, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, यानी इसमें भी आपको 3 अलग अलग उत्पाद प्राप्त हुए। तो ये भी अभिक्रिया आपकी क्या है, वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद देखो CaCO3 से बोलते हैं चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आपने गर्म किया तो बुझा हुआ चूना CaO प्राप्त हुआ। उसके बाद आपको इसमें से क्या प्राप्त हुई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये, तो मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं वीडियो को आज इतना ही शूट कर पाएंगे। तो बाकी वीडियो आपका नेक्स्ट वीडियो में आपका कवर कर देंगे, पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जैसे कि मैं सबसे जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले वो सबसे पहले आप उसे देख पाएँ और वीडियो का आनंद ले सकें। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।